ये जो न्यूमोनिया के बारे में हम सुनते हैं, ये बेसिकली होता क्या है और किस तरह से हमारे लंग्स में अफेक्ट करता है? न्यूमोनिया एक टाइप के लंग्स का इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे बैक्टीरिया, चाहे वायरस, चाहे फंगस, मोस्टली टीबी इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो कोई भी इन्फेक्शन अगर लंग्स को इफ़ेक्ट करता है जिसके वजह से ऑक्सीजन का कमी होना, बलगम आना, खांसी आना, तब उसको हम न्यूमोनिया लेबल करते हैं। तो क्या ये सिर्फ सर्दियों में ही होता है या गर्मियों में या बदलते मौसम के अकॉर्डिंगली भी चेंज हो सकता है? पर्टिकुलर कोई सीज़न नहीं है। कुछ सीजन्स, हाँ, कुछ इन्फेक्शंस कोई सीजन्स में ज़्यादा प्रिवलेंस में रहता है। सो आने वाले टाइम में जो लंग ट्रीटमेंट है और रेस्पिरेटरी केयर है, इनमें कौन कौन सी नई और तकनीकें हैं और एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं जो आने वाले हैं, जिसके बारे में आपको पता है? नॉर्मली अब तो सब फिल्टर सिगरेट्स आते हैं, तो फिर जो हार्मफुल गैसेस जो बर्निंग के वजह से प्रोड्यूस होती है वो फिल्टर आउट हो जाता है उनके लिए। बट जो बर्निंग के वजह से जो पॉलीफिनॉल्स और इस टाइप के कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, जो टिप ऑफ द सिगरेट से रिलीज होते हैं ना, वो भी कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो वो तो आसपास में जो लोग हैं, उसी सेम कमरे में जो लोग हैं, वो तो उसी को डायरेक्टली इनहेल कर रहे हैं, तो उनको निकोटिन भी नहीं मिला और उनको उल्टा कार्सिनोजेनिक चीज़ें मिल गई। और प्रॉब्लम ये है कि ना, आप उस रूम में स्मोक कर रहे हो और इनको अस्थमा ऐसे करके, दमा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अस्थमा भी एक टाइप का लंग्स के एयरवेज की नलियों की ही प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि थोड़ा देर के लिए टेम्परेरीली वो सक्रिय हो जाते हैं, नैरोइंग हो जाता है। जैसे सीओपीडी में वो क्रॉनिक हो जाता है, वो परमानेंट डैमेज है। अस्थमा में वो टेम्परेरी है। हाय, माय हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत वेलकम है 94.3 माय एफएम पर। मैं आरजे निकी हूँ आपके साथ, और आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वर्षा विश्वनाथ ने, जो कि एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन है, श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से। बहुत बहुत वेलकम करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैम आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है, स्पेशलिटीज़ हैं और अब तक के जो मेडिकल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके बारे में जानना सभी का बहुत ज़रूरी है। जी, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर वर्षा विश्वनाथ है। मैं एज ए चेस्ट फिजिशियन अभी श्री वेंकटेश हॉस्पिटल में वर्क करती हूँ। मैं बेसिकली भोपाल से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मेरा एमबीबीएस यहीं पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज, देन मैंने एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से किया है। उसके बाद 2019 से मैं रायपुर में वर्क कर रही हूँ चेस्ट के फील्ड में। ये ब्रांच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत चैलेंजिंग है, और मुझे हर साल अच्छा लगता है इसको प्रैक्टिस करना, और हमेशा नया नया सीखने को मिलता है। तो मैम, आपने ये रेस्पिरेटरी मेडिसिन को ही अपना करियर क्यों चूज़ किया? आखिर क्या ऐसा आपके मन में था कि इस फील्ड में मुझे काम करना है? जी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन में जो ऑप्शंस हैं, जिसमें कि केवल ना दवाइयाँ के अलावा भी इसमें कुछ प्रोसीजर्स के भी ऑप्शंस हैं, और बहुत वैरायटी ऑफ डिजीज़ेस, बहुत वैरायटी ऑफ पेशेंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, और बहुत ही अपकमिंग ब्रांच है। आप कोविड के पहले, ये ब्रांच तो बहुत पहले से थी, बट कोविड के बाद से पल्मोनरी को बहुत इम्पोर्टेंस मिलने लग गई है। तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस इसमें कैसा रहा है? नहीं, मुझे ये ब्रांच बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं अपने जूनियर जो कलीग्स हैं, अपकमिंग एमबीबीएस बच्चे हैं, उनको भी बोलूँगी कि आप इस ब्रांच को परस्यू करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। ओके, सो अब जानते हैं जिसमें आप इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो उसके अंदर थोड़ा डिटेल जानने की हम कोशिश करते हैं। ये जो न्यूमोनिया के बारे में हम सुनते हैं, ये बेसिकली होता क्या है और किस तरह से हमारे लंग्स में अफेक्ट करता है? न्यूमोनिया एक टाइप के लंग्स का इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे बैक्टीरिया, चाहे वायरस, चाहे फंगस, मोस्टली टीबी इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो कोई भी इन्फेक्शन अगर लंग्स को इफ़ेक्ट करता है जिसके वजह से ऑक्सीजन का कमी होना, बलगम आना, खांसी आना, तब उसको हम न्यूमोनिया लेबल करते हैं। तो क्या ये सिर्फ सर्दियों में ही होता है या गर्मियों में या बदलते मौसम के अकॉर्डिंगली भी चेंज हो सकता है? पर्टिकुलर कोई सीज़न नहीं है। कुछ सीजन्स, हाँ, कुछ इन्फेक्शंस कोई सीजन्स में ज़्यादा प्रिवलेंस में रहता है। जैसे वायरल के एपिसोड्स होते हैं, वायरल के सीजन्स, जैसे ठंडियों में। बट ऐसा कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं है, किसी भी सीज़न में निमोनिया हो सकता है, कोई भी ऐसा सेफ सीज़न नहीं है। ओके मैम, तो निमोनिया के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? कोई सिम्टम्स ऐसे जिससे पता चल सके? हाँ, नॉर्मली जैसे खांसी आना शुरू होता है, फिर किसी को फीवर आता है, कभी सांस लेने में दिक्कत, बहुत तेज़ बुखार,
चेस्ट में पेन। तो कई बार सर्दी खांसी होती है हमें, तो उससे समझ में आता है कि हाँ इन्हें निमोनिया हो सकता है, या फिर ये जैसे हम नॉर्मली थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम से ही शुरू होता है, थोड़ा सर्दी हल्का हल्का सर्दी, थोड़ा खांसी में चेंज हो गया। लेकिन अगर वो एकदम अनकंट्रोल तरीके से कि आप ना सो पा रहे हो, ना खा पा रहे हो, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तेज़ बुखार आ रहे हैं, ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, यदि इस टाइप से कुछ भी सिम्टम्स बढ़ते हुए दिखते हैं, जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम तो 1-2 दिन में आप दवाई लो चाहे नहीं लो वो सेटल हो जाता है, लेकिन अगर वो कंटिन्यू ही रहता है तो फिर उसको सीरियसली लेना चाहिए। फिर कौन सा ऐसा प्रॉब्लम होता है या कौन से ऐसी लक्षण है जो आप कहेंगे कि इस टाइम पे आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जैसे खांसी में येलो बलगम आना, क्या कभी ब्लड आना, ये ग्रीनिश बलगम है, कोई भी अगर ज़्यादा बलगम आ रहा है जिसमें कुछ कलर है या स्मेल है इस टाइप से, या सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, चेस्ट में कहीं पेन हो रहा है, जैसे दिल का धड़कन बहुत तेज़ हो रहा है, चक्कर आना, इस टाइप से बहुत वीकनेस लगना। ओके तो बच्चों में और बुजुर्गों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, निमोनिया का खतरा ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों में अभी भी इम्यूनिटी उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है, तो उनको कोई भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इफ़ेक्ट करती है। और जो एल्डरली अडल्ट्स हैं नॉर्मली उनका भी इम्यूनिटी डाउन हो गया रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो और कई सारे अडल्ट जो होते हैं वो डायबिटिक और इस टाइप की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिनकी वजह से बॉडी का इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। तो उनमें भी वही इन्फेक्शन जो पहले अगर इफ़ेक्ट किया रहता है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट अभी डालता है, इसलिए। ओके तो क्या ये पोल्यूशन हो गया, धूल मिट्टी हो गई और ये जो मौसम बदलता है, इनसे हमारे फेफड़ों में ऐसे निमोनिया का रीज़न बनता है, प्रॉब्लम होती है? एज इट इज़ पोल्यूशन से नहीं, हाँ, बट पोल्यूशन का भी इम्पैक्ट होता है कि बॉडी जो लंग्स का इम्यूनिटी है वो ऑल्टर होता है थोड़ा सा। तो उसके वजह से बॉडी का इम्यूनिटी ओवरऑल डाउन होने के वजह से वो भी इम्पैक्ट करता है डेफिनेटली। ओके तो उससे भी सावधानी में बरतने की जरूरत है? पोल्यूशन से तो डेफिनेटली। ओके तो निमोनिया से बचने के लिए आम लोग जो है वो पहले से ही अगर कुछ ऐसे सावधानी बरते तो वो क्या क्या होंगी? आपको मतलब जो एक्सपोजर है कहाँ से हो रहा है, अगर आप नॉर्मली हेल्दी है, आसपास में सब हेल्दी हैं तो कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर किसी आप निमोनिया पेशेंट से मिलने जा रहे हैं या हॉस्पिटल विजिट्स करते हैं किसी भी वजह से, तो आप क्राउडेड स्पेसेस को अवॉइड करें और मास्क का यूज़ करें, पोल्यूशन से बचें, है ना। और एक्सरसाइजेस, ओवरऑल एक्सरसाइजेस, ना कि चेस्ट के बट नॉर्मल जो एक्सरसाइजेस होती है, वॉकिंग हो गया, प्राणायाम हो गया, योगा, ये सब चीज़ें करें। डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें जिससे इम्यूनिटी बढ़े। मतलब ये सिर्फ कोविड से बचने के लिए हमें मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना ये जरूरी नहीं है, वो ओवरऑल आपको लाइफस्टाइल में इनकलकेट करना चाहिए। बट उतना सीरियसली हमेशा कोई भी नहीं करता है, हमेशा मास्क लगा के रखना थोड़ा सा सफोकेटिंग जैसा लगता है। बट स्पेशली जब हम पोल्यूशन वाली जगहों पे जाते हैं, थोड़े और क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं, जैसे कि टीवी थिएटर्स हो गए या एसी ट्रेन्स हो गए, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक सिंगल एसी में वही सर्कुलेट हो रहा होता है, वो सब एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने का रिस्क रहता है। ओके सो निमोनिया से बचने के लिए कोई वैक्सीन भी अभी मार्केट में आई है? हाँ, वैक्सीनेशन काफ़ी टाइम से है, लेकिन हम इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं हैं। हम छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन को लेके सबको पता है क्योंकि वो नेशनल लेवल पे इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स होती है, इसलिए। बट जो बड़े होने के बाद 18 ईयर्स के बाद की वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, काफ़ी टाइम से अवेलेबल हैं, बट वही अवेयरनेस नहीं है उस बारे में। वो भी आप देख रहे हैं कि जैसे हमने कोविड में भी देखा, कोविड वैक्सीनेशन, उसके बाद से अडल्ट वैक्सीनेशन का एक सबको पता चल गया कि ये चीज़ भी अवेलेबल है। तो सिमिलरली नीमोकोकल वैक्सीन्स होती हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स होती हैं, और भी जो पेशेंट्स होते हैं जिनको इम्यूनिटी डाउन है, ना कि सिर्फ लंग्स की, बट जैसे किडनी के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, इन सब का इम्यूनिटी डाउन रहता है, तो उनको वैक्सीनेशंस लगाने चाहिए। तो वैक्सीन में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप वैक्सीन लगेगी, और कुछ ही पेशेंट्स को ही लगने वाली? नॉर्मली 50 ईयर्स एंड अबव, आपको कोई डिजीज़ हो चाहे नहीं हो, आप वैक्सीनेट हो सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। तो मैम कोविड के बाद लोगों में सांस फूलना, फिर खांसी और कमज़ोरी, फेफड़ों में कुछ प्रॉब्लम हो, इस तरह से कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये कॉमन है या कुछ ऐसे पर्टिकुलरली बोल नहीं सकते कि कोविड की वजह से, बट मे बी शायद कोविड होने से लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आती है, या सिंपल वायरल निमोनिया, एक वायरल निमोनिया ही है कोविड इन्फेक्शन, बट वो इतना एग्रेसिव फॉर्म ले सकता है जिसकी वजह से
उस टाइम तो कई बार कुछ टेम्परेरी डैमेज तो हमने देखे ही थे, कुछ लोगों में वो परमानेंटली डैमेज जैसे ILD जैसा प्रेजेंटेशन है। बट उसके वजह से क्या है ना, अवेयरनेस बढ़ गई है। अवेयरनेस बढ़ने से क्या है, लोग समझने लग गए कि लंग्स का भी हेल्थ होता है और उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, तो थोड़ा अवेयरनेस इंक्रीज हो गया है। लेकिन क्या फिर भी कोई फेफड़ों को लेकर पर्टिकुलरली या न्यूमोनिया का खतरा बढ़ा है कोविड के बाद? ऐसा तो नहीं बोल सकते, वो उस पे स्टैटिस्टिक्स अभी नहीं है जहाँ तक। है ना, उस अकेले की कोविड के ही वजह से ये प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको लेकर अभी तक कुछ ऐसे स्टैट्स नहीं है। तो जिन पेशेंट को कोविड हुआ था, जिन लोगों को हुआ था, उनको क्या आगे चलकर फ्यूचर में फेफड़ों से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ है? नहीं, जिनको जैसे नॉर्मल माइल्ड कोविड वगैरह हुआ था उनको तो कुछ भी इशू नहीं है, बट किसी किसी को जैसे सीवियर कोविड होके जो वेंटिलेटर्स पे थे या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जिनकी ज़्यादा थी, उनमें कुछ चेंजेस उस टाइम पे सिटीज़ में भी देखे गए थे। पर ऐसे कई पेशेंट्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6 मंथ्स में 1 ईयर्स में देखा गया कि वो CT भी इम्प्रूव हो गया। बहुत ही कम ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें वो चेंजेस अभी भी मेंटेन्ड है, तो थोड़ा बहुत सांस का प्रॉब्लम उनको रहता है। ओके, तो ये तो आपने बहुत अच्छे से मैम क्लियर कर दिया। बस COPD की तरफ मैं जानना चाहूँगी कि COPD आखिर है क्या, और क्या ये नॉर्मल जो सांस की तकलीफ होती है वही है या उससे डिफरेंट है? COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इसका अलग से कुछ हिंदी में टर्म नहीं है, इसको एम्फाइसीमा के नाम से भी समझते हैं। उसमें जो लंग्स की जो नलियाँ होती है जिसको एयरवेज बोलते हैं, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन या नैरोइंग होता है, संक्रामपन आता है, जिसकी वजह से सांस जितना हमको चाहिए उतना अंदर पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से ऐसे लंबा लंबा सांस लेने की इच्छा होती है, या थोड़ा भी एक्सर्शन करने से वो जल्दी थक जाते हैं। चेस्ट में टाइटनेस फील होता है, थोड़ा बहुत खांसी आता रहता है, और इस टाइप का एक कंटिन्यूस एक सीक्वेंस में चला ही रहता है। मतलब वो जो पेशेंट होते हैं ना, उनमें एक परमानेंट चेंज है वो, तो वो कभी भी खुद को एक फ्रेश या नॉर्मल फील नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इसके मेन इसका रीज़न क्या है? नॉर्मली हम इंडिया में और बाहर कंट्रीज में भी देखते हैं कि स्मोकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन, उसका स्मोकिंग से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है। लेकिन आज की डेट में जैसे हम देखते हैं पोल्यूशन या इंडोर पोल्यूशन, घर के अंदर का पोल्यूशन, और बायोगैस, जैसे पहले के ज़माने में कोयला में लोग खाना बनाते थे, और भी कुछ जैसे फैक्ट्रीज़ के जो मिनरल डस्ट, उन सब का एक्सपोजर, उन सब चीज़ों के वजह से भी ये डैमेज हो सकता है। तो ये चीज़ है कि COPD सिर्फ स्मोकिंग से नहीं होती, बाकी चीज़ों से भी हो सकती है। नॉन स्मोकिंग COPD भी। ओके, तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती लक्षण में ऐसे लगातार खांसी बना रहना, कभी खांसी में बलगम आता है, कभी नहीं भी आता है। उन लोग को जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस, निमोनिया होते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। पहले वो जैसे अगर वॉकिंग पॉपुलेशन है तो वो हो सकता है सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं, या सीढ़ियाँ रुक रुक के चढ़ते हैं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उस टाइप से आइडेंटिफाई होते हैं वो। तो कौन सा ऐसा लक्षण है जो आप कहेंगे कि बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? नहीं, अगर सांस फूलती है और आप अपनी खुद की कैपेसिटी से समझ रहे हैं कि नहीं आप जितना कर पा रहे हैं, या आप खांसी की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो फिर आपको डेफिनेटली उसको ओवरलुक नहीं करना है। तो लगातार अगर खांसी आ रही है, सांस फूल रही है, तो ये COPD के लक्षण हो सकते हैं? हाँ। ओके, तो क्या COPD को कंट्रोल किया जा सकता है, ये ठीक हो सकता है? ठीक नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट डैमेज है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव है, तो ये क्रॉनिकली जो लंग्स का शेप है, अंदर की जो पाइपलाइंस हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ओवरऑल लंग्स का शेप भी चेंज हो जाता है, चेस्ट का ही शेप चेंज हो जाता है कई लोगों में, तो वो परमानेंट डैमेज है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। दवाइयों से कंट्रोल करके रख सकते हैं कि आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और बार बार इन्फेक्शंस में लैंड अप ना करें, इस टाइप का। पर वो ट्रीट नहीं हो सकता है कम्प्लीटली कि अब ये बीमारी एकदम ठीक हो गई है, ऐसा तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, हमेशा ध्यान रखना है। कुछ दवाइयाँ होती है जो हमेशा कंटिन्यू रहती हैं। तो जो मरीज रहते हैं COPD वाले, उनको डेली लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनानी चाहिए? मतलब कोई खाने पीने में कुछ ऐसे चेंजेस वगैरह हैं जो उनको करने चाहिए? स्मोकिंग, पोल्यूशन, उन सब चीज़ों से दूर रहना है। ब्रीदिंग टेक्निक्स, आप योगा, प्राणायाम, ये सब इंक्लूड करें अपने लाइफस्टाइल में, और आप एक लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करने की कोशिश करें, ताकि जो ओवरऑल बॉडी में मसल लॉस है, जिसमें कि न केवल हाथ पैर के मसल्स नहीं, चेस्ट के मसल्स होते हैं, वो सब भी स्ट्रॉन्ग मेंटेन करना ज़रूरी है। तो आपकी जो दवाइयाँ जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो तो आपको लेना ही है, जैसे इनहेलर्स हो गए, या कुछ म्यूकोलिटिक्स जो बलगम को लूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो सब दवाइयाँ। कभी कभी रिक्वायर्ड है तो एंटीबायोटिक्स, और
वैक्सीनेशंस, इन सब पेशेंट्स में वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखा गया है। ओके तो एक्सरसाइज वगैरह अगर करते हैं और खाने पीने में चेंज करते हैं तो उससे कंट्रोल जो है किया जा सकता है, वो जी। नॉर्मली डेली अच्छे से जी सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। ओके तो क्या एयर पोल्यूशन हो गया, फिर कई सारे धुआं, गैस चूल्हे का धुआं जैसे आप कह रही थी, ये बढ़ा देते हैं सीओपीडी को? जी, वही मेन कारण है, वहीं से स्टार्ट होता है, फिर आप उसमें एक्सपोज होते ही चले जाते हैं। और जैसे गैस के चूल्हे पे कई लोग के आप देख रहे होंगे आपके गांव तरफ में, अब तो यहाँ इतना यूज़ नहीं होता है, बट फिर भी उनका वो एक टेंडेंसी है कि वो चूल्हे पे ही खाना बनाएंगे, भले उनके घर में गैस भी होगा। तो आप उन सब चीज़ों से अवॉइड करें उसको, या क्लोज्ड स्पेसेस के अंदर नहीं करें, ओपन में यूज़ करने की कोशिश करें, इस टाइप से। और ओवरऑल जो पोल्यूशन है उसमें आप बाहर जाते हैं तो मास्क का यूज़ करें ऐसे। और आप जैसे इंडेक्स AQI वगैरह तो आजकल तो इवन कार्स में भी आने लग गया है, हमारे फ़ोन्स में आने लग गया है। तो जब एयर क्वालिटी ख़राब है तो आप अवॉइड करें बाहर जाना। बिल्कुल। तो निमोनिया और सीओपीडी, क्या इन दोनों बीमारियों का आपस में भी कनेक्शन है? निमोनिया के केसेस मतलब COPD में निमोनिया होने का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि लंग्स का खुद का इम्यूनिटी काफ़ी डाउन हो जाता है। जो म्यूकस है, मतलब जो बलगम जो नॉर्मली सबके में बनता है, डेली प्रोडक्शन सबका होता है, बट COPD पेशेंट्स में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और उन लोग को वो क्लियर आउट नहीं कर पाते, वो बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो वो जब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस इस टाइप से लंग्स के अंदर चले जाता है तो वो वहीं फंस के रह जाता है और वो बाहर नहीं आ पाता है। ओके तो क्या बार बार जो हमारे लंग्स का इन्फेक्शन होता है, ये भविष्य में जाके किसी ऐसे क्रॉनिक डिजीज हो जाएगी, इसका संकेत रहता है? जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है। पहले कभी 2 साल में एक बार ही होता था, फिर लेकिन देखने लग गए कि साल में एक बार होने लग गया। अगर ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते चला जा रहा है कोई भी इन्फेक्शन का, इतना कि आपको बार बार एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ रही है, डॉक्टर से मिलना पड़ रहा है या हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ रहा है, तो फिर वो डेफिनेटली वो एक डिजीज़ का क्रॉनिसिटी दिखाता है, मतलब कि वो कंटिन्यूस है और वो बढ़ रहा है, ये दिखाता है। ओके तो बढ़ते पोल्यूशन को अगर हम देखें तो इस टाइम पर आम लोग अपने जो लंग्स हैं उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं? मास्क लगाना एक हो गया, लेकिन स्टिल और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो? हम ओवरऑल एयर पोल्यूशन को लेके, जो आउटडोर एयर पोल्यूशन है, उसके लिए तो हम इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हाँ, अवॉइड ही करना पड़ेगा आपको, एक्सपोजर ही अवॉइड करना पड़ेगा। बट जो इंडोर एयर पोल्यूशन है उसके लिए हम कर सकते हैं कि आप अपने घर में ही देखिए, जैसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको बोलते हैं, कि जो हम एयर फ्रैग्रेंसेस जो यूज़ करते हैं, कारपेट्स में यूज़ होते हैं, उन टाइप के जो VOCs जो रिलीज़ होते हैं घर में भी धीरे धीरे, है ना, न्यू कारपेट्स में, न्यू सोफ़ा में, कई बार क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, इन सब चीज़ों में रहती हैं, तो उनसे हम बचाव करें बस। कई बार बच्चों को भी इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम हाँ, जल्दी होता है। हाँ, तो इन सारी चीज़ों को हम अगर ध्यान रखें तो थोड़ा बचाव हो सकता है। जी। ओके सो अगर मैं बात करूं आपके विभाग में फेफड़ों की बीमारियों की जांच के लिए कौन कौन सी एडवांस्ड डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, अगर आप उसके बारे में बताएं? जी, हमारे हॉस्पिटल में श्री वेंकटेश में वी हैव अभी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का एक पूरा रेंज ऑफ टेस्ट है हमारे पास, जिसमें कि स्पायरोमेट्री है, जिसमें कि लंग्स का कैपेसिटी देखते हैं, आप कितनी तेज़ी से सांस ले सकते हो, छोड़ सकते हो, कितने देर तक सांस छोड़ सकते हो, वो सारे जो पैरामीटर्स, जो वैल्यूज़ होती हैं वो मिल सकते हैं। उसके अलावा भी फिनो करके एक टेस्ट होता है जिसमें कि हम लंग्स के अंदर का एलर्जी का वैल्यू पता कर सकते हैं। और एक बॉडी बॉक्स होता है जिसमें कि ओवरऑल लंग्स का जो कैपेसिटी है, जो फर्दर डीप टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और एक DLCO करके है जिसमें वो भी एक सिमिलर टाइप ऑफ स्पायरोमेट्री का ही टेस्ट है, पर वो अलग अलग कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। आपका लंग्स कितना अच्छे से ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कितने अच्छे से बाहर छोड़ पा रहा है, ये वाली वैल्यूज़ को हम पता कर सकते हैं। एडवांस टेस्ट में हमारे पास ब्रोंकोस्कोपी है, थोरैकोस्कोपी है, स्लीप स्टडी करते हैं हम। रिसेंटली मतलब अभी हम लोग एक CPET करके, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग, ये एक टेस्ट लाने वाले हैं, साथ में एलर्जी टेस्ट भी अब ऐड करने वाले हैं। तो जितने टेस्ट आपने बताए, क्या उसको आप थोड़ी सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं ताकि जो भी हमें देख रहे हैं वो समझ पाए कि आखिर क्या है ये टेस्ट? जी, लंग्स का फंक्शन, एक तो होता है लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, जो कि हम एक्सरेज या CTs उसमें हम देख सकते हैं कि दिखता कैसा है, लेकिन वो फंक्शन कैसे करता है उसके लिए हमको कितना काम कर पा रहे हैं। मतलब आप एक गाड़ी का फ़ोटो देख रहे हो बाहर से, वो गाड़ी कितने स्पीड में चलती है, उसके लिए तो 2 अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। तो वही एक्सरे CTs, उन सब से तो आप ये देख सकते हैं कि दिखता कैसा है, या और वही लंग फंक्शन टेस्ट, जैसे मैंने बताया कि
PFT है, DLCO, फिनो, बॉडी बॉक्स और 6 मिनट वॉक टेस्ट, ये सब का लंग का फंक्शनिंग कैपेसिटी देखता है। उसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी है, जिसमें कि अगर लंग्स में कुछ इन्फेक्शन है तो हम अंदर से उसको टेस्ट करके, एक टाइप ऑफ एंडोस्कोप जैसा एक प्रोसीजर है जिसमें कि लंग्स के अंदर से हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो बायोप्सी लेने में हेल्प करता है, अंदर से सैम्पलिंग के लिए हेल्प करता है। थोरेकोस्कोपी एक प्रोसीजर है जिसमें कि लंग्स के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, प्लूरा बोलते हैं उसको, उसमें से फ्लूइड टेस्ट करने के लिए, बायोप्सी लेने के लिए वो यूज़ करते हैं। बाकी स्लीप स्टडी है, अभी बहुत ट्रेंड में, क्योंकि स्लीप एपनिया करके एक बीमारी होती है जिसमें कि लोग बैठे बैठे कभी सो जाते हैं या सोने में बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं, जो बहुत ओबीज लोग होते हैं उनको ये होता है, तो उनका डायग्नोसिस करने के लिए स्लीप स्टडी एक होता है कि लेवल ऑफ स्लीप एपनिया कितना है, उसको एनालिसिस करने के लिए। तो आजकल तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ऐसे खर्राटे आते हैं सोते टाइम पर। जी जी जी, क्योंकि अभी क्या है ना, ओबेसिटी एक पैंडेमिक या एपिडेमिक लेवल पे अभी आप खुद भी न्यूज़ में देख रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में भी चल रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ भी इस टाइप के मेडिसिन यूज़ करते हैं जो वेट लॉस करने में हेल्प करता है। तो क्योंकि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है अभी, है ना, इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, और तो इंडिया में तो काफ़ी टाइम से ओबेसिटी है, बट अभी इस चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है ना। पर ये जो प्रॉब्लम है कि खर्राटे आना, और आप हमारे जो एल्डरली पॉपुलेशन है, घर में भी हम देखते रहे होंगे कि सब खर्राटे लेते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि बहुत अच्छे से एकदम खर्राटे लेके सो रहा है, तो उसको बहुत अच्छी नींद है ऐसे मन, बट वो एक्चुअली मिथ है। अगर आप खर्राटे ले रहे हो मतलब आपका सांस का जो रास्ता है ना वो टेम्परेरीली क्या बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड है उस टाइम पे, इसलिए वो आवाज़ आती है। स्मूथ एयरवेज में कभी इतनी आवाज़ नहीं आती है, मतलब अगर खर्राटे किसी को आ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, वही उसका एक वो मिथ है, क्योंकि अच्छे से सो रहा है ऐसे बोल के, बट वो खर्राटा ना अच्छी बात नहीं है। उसके कारण हो तो कहीं किसी चीज़ का नाक बंद रहता है या गले में थोड़ा सा फैट है उसकी वजह से, नॉट नेसेसरीली कि वो बहुत ही ओबीज होंगे इसीलिए, है ना, और कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन हमारे लंग्स से रिलेटेड है। हाँ, तो उसमें क्या होता है, ओवरऑल आपका स्लीप क्वालिटी ख़राब हो जाता है, तो उससे फिर मेटाबॉलिक इश्यूज आते हैं, फिर और वेट गेन होता है उसके वजह से। तो वो स्लीप टेस्ट से ना ये आप पता कर सकते हो। ओके, सो जो वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ कुछ ऐसे गंभीर जो लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं, तो उनके मरीजों के लिए कौन कौन सी ऐसी आप कहना चाहेंगे आधुनिक सुविधाएं हैं, चीज़ें हैं जो उपलब्ध हैं वहाँ पर? जी, अभी तो हम लोग ने ILD क्लिनिक्स भी रिसेंटली स्टार्ट किया। ILD एक बीमारी है जिसमें कि लंग्स के जो स्ट्रक्चर है उसमें ना सिकुड़न होने लगती है, जैसे कोविड के बाद से भी काफ़ी कॉमनली देखा गया है। तो उसके लिए हमने ILD क्लिनिक्स चालू किए हैं अभी, और उसके अलावा भी हमारे पास एडवांस टेस्ट में आप ब्रोंकोस्कोपी है, थोरेकोस्कोपी है, और बाकी CT स्कैन, लंग फंक्शन टेस्ट हैं। तो इन सब से सब डायग्नोसिस करना, उसका ट्रीटमेंट करना, ये सब पॉसिबल हो जाता है। ओके, सो आने वाले टाइम में जो लंग ट्रीटमेंट है और रेस्पिरेटरी केयर है, इनमें कौन कौन सी नई और तकनीकें हैं और एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं जो आने वाले हैं, जिसके बारे में आपको पता है? जी, अभी ओवरऑल लंग्स मतलब पल्मोनरी मेडिसिन काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है, और वो मतलब वास्ट फील्ड्स में, एलर्जीज में, तो उसमें एस्थमा में भी जैसे आप देख रहे हैं, तो बायोलॉजिक्स करके एक होता है जो पर्टिकुलरली एक एलर्जन के अगेंस्ट में काम करके या केवल एलर्जी को टारगेट करते हुए फंक्शन करता है। और भी जैसे ब्रोंकोस्कोपीज़ में भी काफ़ी इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स, और अब रोबोटिक्स की तरफ भी हम लोग जा रहे हैं, अब तो AI भी टूल्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस टाइप से एडवांसमेंट तो अभी बहुत हैं, बट अभी किस स्पीड में हमारे पास वो फैसिलिटीज़ आती हैं और क्या क्या रियली हम अफोर्ड कर पाएंगे और पेशेंट्स को कितनी सुविधा दे पाएंगे, उस पर डिपेंड करता है। तो डॉक्टर्स पे भी AI का यूज़ करने डेफिनेटली वो तो मतलब नॉट ऐसा होता ही नहीं है, नहीं तो भी जैसे अदरवाइज भी अगर AI नहीं भी होता तो भी हम लोग क्या है ना, कोई भी चीज़ के रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं, जो भी पब्लिश होता है, हम खुद भी कोई चीज़ों को आपस में अपने कलीग्स के साथ में भी हम शेयर करते रहते हैं। तो सिमिलरली AI क्या है ना, उन सब चीज़ों को कंसाइज करके प्रेजेंट कर देता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर्स, मतलब ऐसे कई बार सोशल मीडिया में आते हैं कि डॉक्टर्स अगर AI का यूज़ करने लगे तो उनको लगता है रिस्की हो गया है ये AI का इस्तेमाल करना। तो क्या ऐसा सच होता है या फिर AI से हेल्प मिलती है? नहीं, AI से डेफिनेटली हेल्प मिलती है। अकेले AI के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक सपोर्टिव जो हम जिस लाइंस में सोच रहे हैं या कुछ हमसे कुछ फाइनर पॉइंट्स मिस हो जाते हैं उस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। बट जैसे आप मेरे से बात करने आ रहे हैं या
आप मेरे से कंसल्टेशन लेने आ रहे हैं तो मैं इमिडिएटली एआई से तो पूछ के नहीं करूँगी। बट हाँ, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों में हम खुद अटक जाते हैं कि इसके आगे हम और बेटर क्या कर सकते हैं या कोई और ऑप्शन तो नहीं है, तो उसके लिए हम वो यूज़ करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जो पॉपुलेशन हमारे पास आती है कई बार वो खुद उसको यूज़ करते हैं कि मुझे ये सिम्टम्स हो रहा है। तो फिर अगर गूगल पे देखें तो गूगल डायरेक्ट आपको बताता है कि ये बड़ी बड़ी बीमारी है आपको, इसके लिए हाँ, वो मतलब आपको खांसी है तो वो नेक्स्ट लाइन में आपको ये बता देगा कि कैंसर, वो लेकिन आप उस चीज़ को ध्यान से पढ़िए, मतलब वो कैंसर बताता है लेकिन वो कैंसर आपको 3rd या 4th नंबर पे बताता है ना। प्रॉब्लम ये है कि लोग वो वर्ड पकड़ लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं उस चीज़ से। आप यूज़ कीजिए डेफिनेटली, बट आप एक डॉक्टर पे भी रिलाई कीजिए कि वो, क्योंकि हमने भी यही सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ये एआई में जो डेटा है वो एक्चुअली एग्जिस्टिंग डेटा का ही एक कंसाइज फॉर्म है ना। तो उसमें कितना एप्लीकेबल आज के डेट में है, इस पेशेंट के लिए है, वो हम लोग देख के बता पाते हैं उसमें। मैम ने ये जो चीज़ है वो क्लियर कर दी है, क्योंकि कई सारे लोग जो है एआई को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे। सो आपसे पूछना चाहूँगी कि जो भी लोग हैं जो सुन रहे हैं हमें, जो देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारे लंग्स हैं उनको बेहतर देखभाल हम कैसे कर सकते हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं? रेस्पिरेटरी डिजीज़ सी लंग्स बहुत ही क्या बोलते हैं, नॉन डिमांडिंग, बहुत ही इजी गोइंग टाइप का एक ऑर्गन लगता है मुझे। उसको कोई मेंटेनेंस ऐसा नहीं चाहिए। बस आप सी एवरी मोमेंट आप सांस लेते ही जा रहे हो, जिस दिन से आप पैदा हुए आप उस दिन से सांस ले रहे हो, और वो लंग्स हैं जो पूरे बाहर एक्सपोज भी होते हैं हर टाइप के इन्फेक्शन से, हर टाइप के हवा से, पोल्यूशन से एक्सपोज भी हो रहे हैं, और वो कोई भी आपसे सर्विस नहीं मांग रहे हैं। बट आप वही है कि आप उसको ख़राब करने का कुछ भी आप नहीं कीजिए, जैसे कि स्मोकिंग है, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, पोल्यूशन है, इन्फेक्शन है, आप उन सब से बचाव कीजिए। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल में जिसमें कि एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये सब भी इंक्लूडेड हो, उसको आप इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए। कई सारे लोग जो आजकल ऑफिस में काम कर, कॉर्पोरेट जॉब्स जो कर रहे हैं, जो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनको बैठे रहने का काम रहता है, दिन भर 9 to 5 जॉब रहती है, तो वो क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में बचने के लिए? एटलीस्ट जैसे अब तो बोलते हैं कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, तो आप 30 मिनट्स में जैसे थोड़ा बहुत वॉक कीजिए। ऐसे ऑफिस स्पेसेस में तो आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बट अदरवाइज जैसे आप कोई भी क्राउडेड स्पेसेस में हैं तो फिर आप मास्क वगैरह लगाइए। और आपको किसी चीज़ से एलर्जी है पहले से, तो आप अपने एलर्जेंस को आइडेंटिफाई कीजिए और उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसे खाने पीने में चीज़ें जो आप बताना चाहेंगे इंक्लूड कर सकते हैं? इंक्लूड करने के लिए तो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है, मतलब लंग्स बढ़िया से काम करें और हेल्दी रहे, ऐसा तो कोई पर्टिकुलर नहीं है। आई थिंक आप जो भी नॉर्मली जैसे हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, आई थिंक जो नॉर्मल एक लाइफस्टाइल है, लंग्स के लिए पर्टिकुलर ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं है। और जितने हमारे आज के यूथ है, जो जेनजीज हैं, जो अभी नए नए कूल ट्रेंड्स को बहुत जल्दी से फॉलो कर लेते हैं, तो वो जैसे वेप वगैरह की तरफ बढ़ते हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, सी स्टाइल तो कुछ दिन का ही है, वो तो ट्रेंड के साथ चेंज भी हो जाएगा, बट लंग्स में जो डैमेज है, जो आपके सिस्टम्स में, नर्वस सिस्टम में निकोटीन के वजह से जो डैमेज है, वो तो लास्ट करने वाला है। तो आप चूज़ कीजिए कि व्हाट आप प्रिफर क्या करना चाहते हो उसमें, स्टाइल या सेफ्टी। कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत टाइम से अगर वो स्मोक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो उसको लेकर भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं लोग कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अभी जो है कूल है, ये कर लेना चाहिए। तो हाँ, क्या वो ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है सिम्पटम, और बाद में जाके? हाँ, क्योंकि जो थोड़े यंग पॉपुलेशन रहते हैं ना, तो उनको इमिडिएटली इफेक्ट तो नहीं होगा, बट ओवरऑल मतलब आप कंपेयर करोगे उसी सेम एज के जो नॉन स्मोकर्स हैं, उनसे उनका स्टैमिना और एक्सरसाइज टॉलरेंस ये सब बहुत कम रहता है एक्चुअली। पर वो क्या है ना, बहुत टाइम से कर रहे होते हैं, तो वो जिस थोड़ा बहुत भी खांसी भी आ रहा होता है ना, वो उसको एक नॉर्मल एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, तो उसको स्मोकर्स कफ बोलते हैं। मतलब जो स्मोक करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं खांसते रहते हैं, लेकिन वो उनके लिए भी नॉर्मल होता है, और जो उनके घर वाले होते हैं उनके लिए भी नॉर्मल होता है कि इतना तो चलता है कर। और जो स्मोकर होते हैं, पैसिव स्मोकर जो होते हैं उनके साथ में, उनको भी वो अफेक्ट करता है? हाँ, डेफिनेटली पैसिव स्मोकिंग तो और ज़्यादा
खराब बोलूँगी, क्योंकि जो स्मोक करते हैं एटलीस्ट उनको उस चीज़ का, वो निकोटिन का इफेक्ट तो हो रहा है उनकी बॉडी में, भले ही उसका साइड इफेक्ट भी होता है। और वो फिल्टर, नॉर्मली अब तो सब फिल्टर सिगरेट्स आते हैं, तो फिर जो हार्मफुल गैसेस जो बर्निंग के वजह से प्रोड्यूस होती है वो फिल्टर आउट हो जाता है उनके लिए। बट जो बर्निंग के वजह से जो पॉलीफिनॉल्स और इस टाइप के कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, जो टिप ऑफ द सिगरेट से रिलीज होते हैं ना, वो भी कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो वो तो आसपास में जो लोग हैं, उसी सेम कमरे में जो लोग हैं, वो तो उसी को डायरेक्टली इनहेल कर रहे हैं, तो उनको निकोटिन भी नहीं मिला और उनको उल्टा कार्सिनोजेनिक चीज़ें मिल गई। और प्रॉब्लम ये है कि ना, आप उस रूम में स्मोक कर रहे हो और इसी एरिया में रहता है, मतलब वो कारपेट में, कर्टन्स में, सोफा कवर्स में, तो वो भी रहता है स्मेल, क्योंकि अगर वो तो खत्म होने के बाद भी रहता है, क्योंकि वो जो कंपाउंड्स है ना, वो उस रूम में रहते हैं, तो वो भी एक इश्यू, थर्ड हैंड स्मोक बोलते हैं उसको। ओके, तो क्या फैमिली को आप कुछ ऐसा कहना चाहेंगी कि फैमिली कैसे हेल्प कर सकती है अगर उनके घर में कोई ऐसा स्मोकर है, जो उसको छुड़वाने के लिए, उसको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ाने के लिए? जी, अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस ही कराना पड़ेगा कि आपको स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बार बार बताना पड़ेगा। उनसे होने वाले नुकसान जो केवल उनको ही नहीं हो रहे हैं, उनके घर वालों को भी हो रहे हैं, छोटे बच्चों को, बुज़ुर्गों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, तो आप उसको दिखाइए कि आपके स्मोक करने से और भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। केवल हेल्थ बेनिफिट, हेल्थ लॉस भी नहीं हो रहा है, उसके अलावा फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो ये सब चीज़ें महंगी ही मिलती है, ऐसा नहीं। और जितना आप कूल और ट्रेंडिंग में जाओगे, आपके ई सिगरेट्स और ये और कॉस्टली आइटम्स में आते हैं ना, इतने पैसे दे के भी अपना आप हेल्थ ही खराब कर रहे हो आप। हाँ, तो वो थोड़े पैसे लगा के क्यों ना अपनी हेल्थ के बेनिफिट के लिए कुछ किया जाए। दैट्स सो ट्रू। तो मैम, लंग्स के बारे में जब हम बात कर ही रहे हैं, तो क्या एस्थमा भी इससे जुड़ा रहता है? क्या इससे एस्थमा को लेकर भी लोगों में जो आजकल अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके बारे में आप? जी, एस्थमा तो हम क्या काफ़ी फ्रीक्वेंटली सुनते रहते हैं कि इनको एस्थमा है, इनको एस्थमा है, ऐसे करके, दमा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। एस्थमा भी एक टाइप का लंग्स के एयरवेज की नलियों की ही प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि थोड़ा देर के लिए टेम्परेरीली वो सक्रिय हो जाते हैं, नैरोइंग हो जाता है। जैसे सीओपीडी में वो क्रॉनिक हो जाता है, वो परमानेंट डैमेज है। एस्थमा में वो टेम्परेरी है, कोई भी एलर्जन हुआ या कोई डस्ट या पोल्यूशन के वजह से या किसी इन्फेक्शन के वजह से ही अचानक से लंग्स का रास्ता जो है छोटा हो जाएगा, तो उनको अचानक से सांस लेने में दिक्कत होना। आपने मूवीज़ में भी कई बार देखा होगा कि पहले से एस्थमा के मरीज़ होते हैं, उनको कुछ स्ट्रेस हो गया या कुछ, तो फिर वो इनहेलर्स ढूंढने लगते हैं, इस टाइप से। तो हाँ, सिमिलरली इतना ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं होता है, बट हाँ, सिमिलरली वैसे ही होता है। उनको एस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको कुछ चीज़ से एलर्जी रहती है, कोई भी एलर्जन होते हैं, या फूड पार्टिकल्स होते हैं, या एयर में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, किसी घर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो पुराने, जैसे हम ब्लैंकेट्स वगैरह झाड़ते हैं या डस्टिंग वगैरह करते हैं, तो उन पेशेंट्स में क्या है ना, अचानक से सांस फूलने की प्रॉब्लम, सांस से आवाज़ आना, एक सीटी जैसी आवाज़ बजने लगती है, वो चेस्ट को पकड़ने लगते हैं, थोड़ा सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है उनको, और थोड़ा थोड़ा खांसी बना रहता है। तो इस टाइप के सिम्टम्स लेके फिर वो प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हमको या तो हॉस्पिटलाइज करके ऑक्सीजन दे के थोड़ा नेबुलाइजेशन ट्रीटमेंट इस टाइप से देना पड़ता है। कई सारे जो बच्चे एकदम न्यू बॉर्न होते हैं, उनको उसी टाइम से मैंने देखा है कि छोटे बच्चों को भी रहता है एस्थमा का प्रॉब्लम, एंड कई बार आगे जाके वो ठीक हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर कई सालों के बाद रिकवर भी करता है। तो क्या ये कभी ऐसे ठीक नहीं हो सकता है? वो उसमें वेराइटी, वो 2-3 टाइप्स के होते हैं, चाइल्डहुड ऑनसेट एस्थमा, एडल्ट ऑनसेट एस्थमा, इस टाइप से रहता है। नॉर्मली एस्थमा जो है ना, वो जेनेटिकली देखा जाता है। जो आप बोल रहे हो ना, जिससे जिनके बच्चों को एकदम होते से ही एस्थमा हो रहा है, उनके पेरेंट्स में भी या और भी जनरेशन्स अगो किसी को एस्थमा रहा होगा, तभी इनको भी इतना ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ एस्थमा। उन ऐसे बच्चों में और भी स्किन में भी एलर्जी होना, इस टाइप का, नाक में भी एलर्जी, एलर्जिक राइनाइटिस जिसको बोलते हैं, तो उनको छींक आती है, आँख से पानी, नाक से पानी, इस टाइप से आता रहता है। तो नॉर्मली इसको मतलब डायग्नोस कर सकते हैं, उसमें हम वही लंग फंक्शन टेस्ट वगैरह करके देखते हैं, फिनो करके देखते हैं, एक्सरे, सीटी, ये सब भी कर सकते हैं। कई बार बॉडी का मतलब कोई एक टाइप का फंगस भी होता है, एस्परजिलस, इस टाइप के और कुछ फंगस होते हैं जिनकी वजह से ये ज़्यादा ट्रिगर होता है। और ऐसा कब होता है, नॉर्मली उनको जो टीबी के मरीज़ हैं, जो टीबी का ट्रीटमेंट लेके कंप्लीट कर चुके हैं, उनमें कुछ कुछ एरियाज ऑफ लंग ना ऐसा हो जाता है कि ससेटेबल, उसमें एक टाइप का फंगस है, घर कर लेता है, तो फिर उन लोग को ज़्यादा जल्दी इस टाइप के सिम्टम्स आना,
ये कौन से ऐसे सिम्टम्स, अगर किसी को बचपन से नहीं है, उसको बीच में सडन से सांस फूलने लगी है, तो क्या उसको अलर्ट होके डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ, अगर जैसे आप अचानक से सांस फूल रहा है, रात में नींद खुल जा रही है, इतना सांस फूल रहा है, और खांसी बना ही हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है नॉर्मल सिरप वगैरह लेने से भी, और साथ में उसके अलावा छींक आना, खांसी आना और खुजली भी होना, इस टाइप के सिम्टम्स अगर होते हैं साथ में, कभी किसी को फीवर के तौर में एज ए निमोनिया भी प्रेजेंट कर सकता है एस्मा ज़्यादा बढ़ने पे, तब आपको इमिडिएटली हॉस्पिटलाइज होके फिर वर्कअप कराना पड़ता है। और इसमें नॉर्मली डायग्नोसिस, जैसे हम पीएफटी करने से डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है, तो फिर कुछ टाइम तक इन्हेलर्स लेते हैं, किसी को कुछ टाइम तक, किसी को लाइफ लॉन्ग इन्हेलर्स यूज़ करना पड़ता है। पर जैसे ये भी एक मिथ रहता है या फैक्ट, ये तो आप बताएंगे कि इन्हेलर्स जो है यूज़ करना सही नहीं रहता बॉडी के लिए, तो कई लोग इसके अगेंस्ट भी रहते हैं कि नहीं, हमें इन्हेलर्स यूज़ नहीं करना है। हाँ, इन्हेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, नहीं पता क्यों, मतलब सब ऐसे पूछते हैं इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी, बट जब आपको वो ब्रीदिंग, आप जब जो यूज़ करते हैं उनको वो पता है उनका इफ़ेक्ट, कि बहुत स्मूथली ब्रीथ कर पाते हैं, उनको कभी भी फिर इस टाइप के चेस्ट के सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर वो फिर छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो वापस उसी स्टेट में आ जाते हैं। तो आप उसको एक आदत जैसा ना समझे, जैसे जिनको क्लियरली दिखता नहीं है वो चश्मा यूज़ करते हैं ना, तो इट इज़ एन एड, मतलब वो हेल्प करता है, वो एक लत नहीं लगा रहा है वो। तो आपको प्रॉपरली जब तक एक डॉक्टर की गाइडेंस में इन्हेलर प्रिस्क्राइब किया हो, जिस भी फॉर्मेट में, चाहे वो ड्राई पाउडर, वो कैप्सूल फॉर्मेट में, या जो पंप वाले इन्हेलर्स होते हैं, या नेबुलाइजेशन जो जैसे मिस्ट बन जाता है उसमें मास्क लगा के जो यूज़ करते हैं, वो सब एक टाइप का इन्हेलेशनल थेरेपी ही है। वो हम लोग पेशेंट को देख के डिसाइड कर पाते हैं कि वो कौन सा फॉर्म में अभी यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को सिर्फ कुछ टाइम के लिए यूज़ करना है, और किसी को लाइफ लॉन्ग, डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड करता है, वो उनकी कंडीशन के ऊपर होता है। उसमें भी दिन में 2 बार यूज़ करने वाले, अब तो दिन में 1 ही बार यूज़ करने वाले भी आ गए हैं। तो आप वो ओवरऑल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि 3 महीने में या 6 महीने में, साल भर, या हो सकता है और भी आगे यूज़ करना पड़े। बट जब तक एक डॉक्टर की सलाह से आप उसको लेते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। और अगर आपको छोड़ना भी है, अगर आपको अब नहीं लेना है, या डॉक्टर खुद भी बोल देंगे कि अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन वो एक अंडर गाइडेंस ही करना चाहिए उस चीज़। ओके, तो सिर्फ इन्हेलर ही इसका एक सोल्यूशन रहता है, या और भी अलग अलग तरीके हैं आप लोगों? इन्हेलर्स बहुत ईजी और बहुत कम डोज में लंग्स में पर्टिकुलरली जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पहुँचाने वाली दवाई है, तो उससे बेटर ऑप्शन और अच्छा ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, जो यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास फिर टैबलेट्स और इस टाइप से ऑप्शंस हैं। बट जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है ना, बोलोगे, वो इन्हेलेशन थेरेपी ही है। ओके, तो जो लोग एस्थमा के मरीज हैं उनको तो कई सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं, पर और भी लोग हैं जिनको ये आगे जाके भी होने का खतरा हो सकता है कि सडन से आपके नहीं था, जेनेटिक्स में भी नहीं था, एंड इतने साल भी नहीं था, बट अब आगे हो सकता है। हाँ, ऐसा भी होता है। कई बार कोई ना कोई वायरल एपिसोड्स हो जाते हैं, जैसे अभी जैसे हमने कोविड के बाद भी देखा था ये चीज़, कि कुछ टाइम तक बॉडी का इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से इवन जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसके बाद भी बॉडी ऐसे बिहेव करती है कि जैसे एलर्जिक हो गए हैं, तो मे भी कुछ टाइम तक उनको भी इन्हेलेशन थेरेपी यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो उस पीरियड से रिकवर हो जाते हैं तो हो सकता है नहीं भी करना पड़े। ओके, और उनमें भी सेम सिम्टम्स ही रहते हैं? हाँ, सिम्टम्स सेम, सर्दी खांसी टाइप के सिम्टम्स, सर्दी खांसी टाइप का रहेगा, जो ठीक नहीं हो रहा है, कितना भी दवाई ले रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है, गला बैठ जाता है, खांसी, मतलब इतना खांसते हैं कि गला बैठ जाता है, चेस्ट में पेन होने लगता है खांस खांस के, तो और नींद टूटती रहती है बार बार रात में, और जैसे उनको हवा नहीं मिलता है तो खिड़की वगैरह खोल के हवा लेने की कोशिश करते हैं, इस टाइप के सिम्टम्स। ओके, थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि आपने इतनी सारी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको इतनी इजी वे में सभी को समझाया। सो थैंक यू सो मच आज हमें यहाँ ज्वाइन करने के लिए माय हेल्थ शो में। और बाकी अगर किसी को कोई कांटेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं आप, कहाँ पर उन्हें मिलेंगी वो भी बता दीजिए। मैं आपको श्री वेंकटेश हॉस्पिटल में मिल जाऊँगी और उसके डिटेल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बाकी आपको इसी तरह के कंटेंट, इसी तरह के वीडियोस जो है यहाँ पर मिलते रहेंगे। आप बस बन रहे हो माय एफएम पर। चलो, अच्छा सुनते हैं।